हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, हम लोग साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे और इससे पीछे के दो सेशन में भी हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। पहला आपका ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी, दूसरा आपका ऑप्शन है मेंडलीव की आवर्त सारणी, तीसरा आपका ऑप्शन है न्यूलैंड का अष्टक नियम और चौथा आपका ऑप्शन है डॉबरेनर का त्रिक नियम। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वर्गीकरण जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये तत्वों के किस पे आधारित है सर? तो तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे आधारित है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर तब परमाणु द्रव्यमान पे कौन कौन सा वर्गीकरण आधारित है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसको हम लोग ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड कहते हैं, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड, और डॉबरेनर का ट्राइड रूल, डॉबरेनर का तिर्यक नियम, डॉबरेनर का तिर्यक नियम जिसको हम लोग डॉबरेनर ट्राइड रूल कहते हैं, और आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी। सर ये तीनों जो हैं ये किस पे आधारित है? तो ये तीनों ही परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है सर, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि न्यूलैंड का अष्टक नियम निम्नलिखित में से किस चीज़ पे आधारित है? तो आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम होता क्या है? तो न्यूलैंड जब तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे तो इन्होंने क्या बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण जैसा होगा, लेकिन ये फेल हो चुका था, ये ज़्यादा चल नहीं पाया। और डॉबरेनर ने क्या बताया था कि अगर तत्वों को 3-3 समूह करके क्या किया जाए कि उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो किनारे के जो 2 तत्व होंगे उसके परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व का जो होगा वो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। और मेंडलीव ने बताया थे कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तो इन तीनों ही साइंटिस्ट का जो तत्वों का वर्गीकरण करने का आधार था वो तत्वों का क्या था सर? परमाणु द्रव्यमान था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपका किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे आधारित है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया था? तो सर मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और कब बनाया था सर? तो 1913 में बनाया था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पीरियडिक टेबल से और क्या पॉपुलर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने जिस समय तक आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 63 थी। कितनी थी? 63। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो आप कहेंगे 63 तत्व थे। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे सर? 7 आवर्त थे, लेकिन वर्ग कितना था? तो सर 9 वर्ग था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे? तो आप कहेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। तो आपके एग्जाम में ये सब पॉपुलर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो अब आप क्या कहेंगे? सर आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये तत्वों का ऐसा वर्गीकरण है जिसमें क्या आधार मान करके वर्गीकृत किया गया है सर? तो परमाणु संख्या को। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री परिवहन में मदद करता है? आपका ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, भरण ऊतक, और चौथा आपका ऑप्शन है विभोजियोतक ऊतक।
क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री परिवहन में मदद करता है? अच्छा, यहाँ पे जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से क्या कर रहा है सर? सामग्री का परिवहन कर रहा है, उस उत्तक का नाम क्या होगा? सामग्री परिवहन करने वाला उत्तक का नाम क्या होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वहाँ पे क्या बनता होगा सर? तो सर ग्लूकोज बनता होगा। क्या बनता होगा? ग्लूकोज बनता होगा। अब इस ग्लूकोज को परिवहन करने वाला कौन सा उत्तक है? तो आप ध्यान में रखेंगे सर कि पौधे में दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं सर? 2 प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं सर? तो पौधे में परिवहन का काम करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आप कहेंगे कि सर वो 2 प्रकार के उत्तक कौन कौन से हैं? तो सर पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला को हम लोग जाइलम बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? दूसरा को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका जाइलम है, ये किसको संवहन करता है सर? तो पानी और खनिज लवण को कहाँ से? तो पौधे के जड़ से पौधे के हर एक भाग में पहुँचाता है। तो आपसे अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता कि पानी और खनिज लवण को पौधे के हर एक भाग में पहुँचाने वाला उत्तक कौन है, तो आप कहते सर जाइलम। और पौधे के भोजन और जो हार्मोन होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? तो सर फ्लोएम। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री परिवहन में मदद करता है? तो मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे का भोजन बनेगा। क्या बनेगा सर? भोजन बनेगा, जो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। अब इस ग्लूकोज को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का काम किसका है? तो आप कहेंगे सर आप अभी बताए हैं कि फ्लोएम जो है वो भोजन और हार्मोन्स को पौधे के शरीर में हर एक भाग में पहुंचाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। अच्छा, अगर जाइलम के बारे में पूछा जाता तो क्वेश्चन में क्या रहता? पानी और खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला कौन सा उत्तक है, ये चीज़ रहता। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपके एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया कि फ्लोएम जो है वो पौधे के भोजन और हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन जाने जाते हैं, यानी कि पौधा का जो हार्मोन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पौधे के हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। हाँ, आपके ऑप्शन में है जाइलम वाहिका। तो आप समझ ही गए होंगे कि जाइलम वाहिका किस में होगी? सीप ट्यूब इसको हम लोग बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है सर? तो आपके जाइलम में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका विभोज्योतक उत्तक। आप सभी समझ रहे हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है आपके कौन से टिश्यू के प्रकार हैं? तो आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये कौन सा टिश्यू है सर? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। प्लांट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम है। अच्छा, आप कहेंगे तब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा? तो सर सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, इसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में विभोज्योतक उत्तक है। तो प्लांट में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, और ये भी होते हैं 3 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो ये विभोज्योतक उत्तक के 3 प्रकार हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? थोड़ा सा इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन में है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होता है, दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या होगा कि यह किस ऊर्जा से युक्त होता है। ठीक है सर, तो आप मुक्त को काट के युक्त लिख लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में जो मुक्त दिया हुआ है इसको कट कर दीजिएगा और वहाँ पे क्या लिखिएगा? युक्त। तो आप कहेंगे कि सर तब तो हमारे इस क्वेश्चन का सीधे आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑब्वियसली आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होता है, कि मतलब क्या कि जब कोई कार हाई स्पीड से चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी?
तो आप सभी कहेंगे सर किसी वस्तु के गति के चलते तो गतिज ऊर्जा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा, आपके ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल भी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। क्या लिखते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला F = G m1 × m2/r²। ये क्या होता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला हो जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन में घर्षण बल भी है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मैंने पीछे के सेशन में भी बताया था। इसके बारे में आप सिर्फ इतना कहेंगे कि सर घर्षण बल जो होती है वो वस्तु के गति का क्या करती है? विरोध करती है। बस ये सफिशिएंट है। और नेक्स्ट है आपका स्थितिक ऊर्जा। तो आप सभी समझ रहे हैं किसी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग स्थितिक ऊर्जा कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आप लोग याद किए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि सोल्डर का डैश मिश्र धातु है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्डर निम्नलिखित में से डैश का मिश्र धातु है। तो मेरे मित्र आप सब याद करते रहते हैं इसको कि सोल्डर जो है सर वो लेड और टीन का मिश्रण होता है या मिश्र धातु होता है। सोल्डर जो है वो किसका होता है सर? लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। भाई लेड का सिंबल क्या होता है सर? तो Pb। अरे भैया शीशा को ही लेड बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तब Pb और टीन का सिंबल क्या होगा सर? Sn। तो आपके क्वेश्चन में कहाँ पे दिया हुआ है Pb और Sn? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक पौधे के बीच में, अच्छा बीच यहाँ पे काट कर लीजिएगा, बीज को यहाँ पे कट कर दीजिएगा सर, तब क्या लिखिएगा? बीज लिखिएगा। अब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में रहता है। आप सभी कहेंगे सर भ्रूण के रूप में रहता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए में वर्तिकाग्र भी है। ये क्या होता है? तो सर वर्तिकाग्र का इंग्लिश होता है एस्टिग्मा। क्या होता है सर? एस्टिग्मा। और ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे तब सर प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा? तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग एंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एंदर बोलते हैं। और आपके ऑप्शन में सर बीजांड भी है, तो आप समझ ही रहे होंगे। अंडाशय को भी आप बखूबी समझ रहे होंगे, मैंने पीछे के सेशन में अच्छे से बताया है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों में संचरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट से उसके प्रॉपर्टीज़ का उसके बच्चे में चले जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटरी कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? आनुवांशिकता। ध्यान में रखिएगा सर कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी वर्ड से रिलेटेड। क्या पूछा जाता है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? क्या पूछा जाता है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? मतलब कि आनुवांशिकता को सबसे पहले किसने खोजा था या सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो कहेंगे सर जॉन ग्रेगर मंडल। सॉरी, मंडल नहीं, तो मंडल का मिशन हो जाएगा, मेंडल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? जॉन ग्रेगर मेंडल। और ध्यान में रखेंगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था? तो आप याद रखेंगे मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। किस पौधे पे सर? मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन में एक क्रमिक विकास भी है, तो कुछ नहीं है सर। इस क्रमिक विकास का मतलब होता है इवोल्यूशन। क्या होता है सर? इवोल्यूशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि मानव पहले क्या था कि मतलब आदि मानव के रूप में था, एनिशिएंट ह्यूमन के रूप में था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते चले गए, चलने का, बोलने का। तो ये सब क्या हुआ है सर? इवोल्यूशन हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रमिक विकास कहते हैं। और ज़्यादातर इस पे जो रिसर्च किए थे वो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करता है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा। मेरे मित्र, जब आपके क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, चाहे वो कोनो डायरेक्शन में, उत्तर के बदला दक्षिणे चले, पूरब चले, पश्चिम चले, किधरों चले सर, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वेग से यानी कि नियत वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल का वैल्यू क्या होगा, तो आप सीधे याद रखेंगे 0, शून्य। क्या याद रखेंगे सर? शून्य। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु की कांस्टेंट वेग होती है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर तब तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली सर, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, बहुत ही छोटा सा बात था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया था। 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप से निम्नलिखित में से किस में होती है? सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें में, धरती के क्रोड में। तो आप क्या कहेंगे कि सर सूर्य में परमाणु संलयन के द्वारा ऊर्जा का विमुक्तिकरण होता है। तो सूर्य में क्या आप परमाणु संलयन आप करवाने जाते हैं या कोई वहाँ पे परमाणु रिएक्टर रखे हुए हैं? आप कहेंगे सर नहीं, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि 2 चीज़ होता है, एक होता है परमाणु संलयन, एक क्या होता है सर? परमाणु संलयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। परमाणु संलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं सर? 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं। और दूसरा होता है आपका परमाणु विखंडन। दूसरा क्या होता है? परमाणु विखंडन। और इस परमाणु विखंडन को हम लोग नाभिकीय विखंडन के नाम से भी जानते हैं। और ये सर नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो विखंडन का मतलब हुआ टूटना। विखंडन का क्या मतलब हुआ सर? टूटना। तो नाभिकीय विखंडन में कोई एक बड़ा नाभिक टूट करके ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन बम है सर, वो परमाणु संलयन पे आधारित होता है, जबकि एटम बम जो है, जिसको आप परमाणु बम कहते हो, वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। क्या ध्यान में रखना है कि आपका हाइड्रोजन बम, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन की अभिक्रिया पे आधारित होता है, जबकि एटम बम परमाणु विखंडन नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे आधारित होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो ओटो हन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था सर? परमाणु बम का खोज किया था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है, क्या होगा? आप इसका मतलब क्या समझते हैं? आप लोग अपने आसपास में अगर किसी को न्यू बॉर्न बेबी होता है तो लोग कहता है अच्छा इसका नाक तो मौसी पे गया है, इसका नाक तो इसके मामा पे गया है। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये किसके चलते होती है? तो हम लोग कहते हैं सर वंशाघात के चलते होती है, हेरिडिटरी के चलते होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है, क्या होगा? वंशाघात हो सकती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, क्या होगी? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो आपको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ साझा करता है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो सर ये 3 परमाणु का ही साझा करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 7। तो ये जब कक्षा में विस्तृत होगा, जब इसके परमाणु की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। n जहाँ कक्षा की संख्या है, तो हम कह रहे हैं पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए सर। अब दूसरे कक्षा में कितना जाएगा सर? तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। का है? तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। तो 8 रहेगा तब न जाएगा। एक पास 7 गो इलेक्ट्रॉने था सर, और 2 गो आप इसमें रख दी तो बचा कितना? 5।
और आपको पता है कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करके अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो वो तत्व अस्थायी माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। इसको पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे सर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि इस बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से लेगा तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल, मैंने कई बार बताया। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। सीधे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मैंने बहुत बार आपको बताया है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है। आपके इस ऑप्शन में एक आपका ऑप्शन नया ऑप्शन है पेशीय ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। हम लोग जब किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं तो वहाँ पर जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है? तो सर मांसपेशीय बल लगता है। और इस बल के चलते जो हम लोग ऊर्जा लगा रहे हैं वहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेशीय ऊर्जा बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लॉक कार्ट का, बैलगाड़ी का, जिसमें बैलगाड़ी अपने शरीर से क्या करती है? उस कार्ट को यानी कि गाड़ी को खींचती है। तो वहाँ पे बैल जो है उस ब्लॉक कार्ट पे यानी कि उसका जो गाड़ी है उसमें कौन सा बल लगा रहा है? तो पेशीय बल लगा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। या जो कोयला लेकर के जाता है और आदमी ही खींचते रहता है तो वहाँ भी वो कौन सा बल लगा रहा है सर? पेशीय बल लगा रहा है। और कौन सा उसका ऊर्जा जा रहा है? तो पेशीय ऊर्जा जा रहा है। इस चीज़ को आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे। ऐसे उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर ये एल कक्षा कितना कक्षा संख्या होगा? तो ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कि ये आपका कोई परमाणु है। अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। ये आपका परमाणु है। तो परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक रहता है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। बहुत सारी कक्षाएँ होती हैं। तो जो नाभिक से सटा हुआ कक्षा होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। और के के बाद जो कक्षा आता है उसको एल से, और इसके बाद जो कक्षा आता है उसको एम से, और इसके बाद जो कक्षा आता है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एल आपका कौन सा कक्षा है? तो आप कहेंगे सर दूसरा कक्षा है। अभी आपको मैंने बताया कि परमाणु के कक्षा में यानी कि परमाणु के ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो सर 2n² रह सकता है। n क्या है आपका? कक्षा संख्या। तो आपका जो l कक्षा बोला जा रहा है तो इसकी कक्षा संख्या क्या है? 2 है। तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर पहले आवर्धन क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, आवर्धन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और हाँ, मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं सर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। आवर्धन के लिए एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u। क्या होता है फार्मूला? -v/u। यहाँ पे v क्या है सर? तो v आपका प्रतिबिंब दूरी है। v आपका क्या है सर? प्रतिबिंब दूरी है। और u जो है वो क्या है सर? वस्तु दूरी है। यहाँ पे दूरी लिख ही लीजिए। तो v आपका प्रतिबिंब दूरी और u क्या है? वस्तु दूरी है। तो आप ये भी कहते हैं कि सर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पे लफड़ा फंस रहा है इस माइनस साइन के साथ। तो ये जो सर माइनस साइन है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है सर? उल्टा और वास्तविक बन रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंब आपका उल्टा और वास्तविक बनेगा तो आवर्धन का मान क्या होगा सर? ऋणात्मक आएगा। आवर्धन का मान क्या होगा सर? ऋणात्मक आएगा।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आभासी और सीधी छवि, मतलब क्या कि आभासी और सीधा छवि बोले तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन का मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवालों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इसके आसपास या इर्द गिर्द से भी कोई सवाल मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। आप में से अगर कोई चाहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ योर क्लासेस ऐप पे। कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर फिर भी आपको कोर्स लेने में या कोर्स को परचेज़ करने में किसी तरह की परेशानी आती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे आप आलोक सर का साइंस वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आप क्लिक करते ही सर्च बार में लिखेंगे YOURCLASSES यानी कि योर क्लासेस और सर्च कर देंगे। योर क्लासेस सर्च करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे योर क्लासेस एप्लीकेशन खुल चुका है। ऊपर हरा बटन दिख रहा है आपको इंस्टॉल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ये ऑटोमेटिक ओपन का बटन यहाँ पे बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है और ये बटन यहाँ पे हरे कलर का ओपन का बटन यहाँ पे बन के आ गया है, तो इसको आपको प्रेस करना है। ओपन करते ही एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन खुल चुका है योर क्लासेस का और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन खुलते ही सबसे पहले ऊपर आपको दाहिने तरफ हरे कलर से साइन इन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। साइन इन क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक कंटिन्यू विद गूगल, एक कंटिन्यू विद फेसबुक। फेसबुक वाले ऑप्शन को आपको हटा देना है, आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आईडीज खुल जाएंगी। आप इसमें से आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन ये हो चुका है। सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे ऊपर आपको रिफ्रेश बटन दिख रहा होगा, ये सर्कल सा, इस रिफ्रेश बटन को आप दबा देंगे तो जितना भी लेटेस्ट कोर्स होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप देखिए सबसे पहला कोर्स ही आपको ग्रुप डी साइंस के क्वेश्चंस का दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और ये सीधा आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन लेके आ जाएगा। अब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पे पे सिक्योरली करके आ गया है। ये कोर्स 149 रुपए का है। पे सिक्योरली पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ चुके हैं। जो भी आपका मोड है पेमेंट का, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।